ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको ये समझना है कि आखिर पहली ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको बताया था जहाँ पे कि सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और क्या सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बट डिफरेंट क्या होती है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जो है ये यहाँ पे आपकी डिफर करनी चाहिए। तो उसके अंदर तीन आइसोमेरिज्म आपको बताई थी, जिनमें से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दूसरी ऑप्टिकल होती है और तीसरी कॉन्फॉर्मेशन होती है। So this type of isomerism in which compounds have same molecular formula, same structure formula. जब same structure formula होता है तो IUPAC नेम सेम होता है इन कंपाउंड्स का, तो आपको एक एब्रीविएशन से इन्हें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन स्पेस। तो डेफिनेशन में ये तीन कीवर्ड होना बहुत जरूरी है, डिफरेंट ओरिएंटेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, फिनोमेनन को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। In geometrical isomerism, the rotation around double bond is not possible due to presence of pi bond. देखिए सिंगल बॉन्ड जब होता है तो रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख लीजिए, दो, एक CH3 ऊपर है एक नीचे है, अब देखिए दोनों साथ साथ आ गए, तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे दूर है ग्रुप, आप दो H पकड़ लो या दो CH3 पकड़ लो, ये दूर दूर है, तो आप इसको कह सकते हैं ये एक्लिप्स्ड, सॉरी ये स्टैगर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे को छुपा रहे हैं, अगर आप एक एंगल से देखोगे तो ये क्या है, ये आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर की दो एक्सट्रीम पोजिशन होती है, एक स्टैगर्ड जहाँ बहुत दूर दूर होते हैं सिमिलर ग्रुप, और जहाँ बहुत पास होते हैं उसको हम एक्लिप्स्ड बोलते हैं। तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड के, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका बन गया तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये रोटेशन सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अगर यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, इनकी पोजीशंस फिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पे जब इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पाई बॉन्ड के अराउंड आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्राइम कंडीशन है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अगर ये नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रोटेशन पॉसिबल है। अगर कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वहां पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन एटम पे जो ग्रुप प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपके ऑपोजिट, H का है ऑपोजिट साइड पे है, CH3 का है ऑपोजिट साइड पे है, तो आप इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ये गलत लिखा है यहाँ पे सिस, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। और जब दोनों ग्रुप्स आपके सेम, आपके ग्रुप एक तरफ लाई कर रहे हैं डबल बॉन्ड के, चाहे वो हाइड्रोजन एटम है चाहे वो ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तब आप इसको क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। तो ये नाम ऑपोजिट लिखे हुए हैं, सिस लिखा होना चाहिए इस तरफ और ट्रांस आइसोमर आपका ये। तो डबल बॉन्ड की वजह से कंसेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ, जिसकी वजह से पोजीशंस जो है कार्बन एटम पे, जो एटम या ग्रुप है उसकी फिक्स हो गई विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। द रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन मेक्स द पोजीशन ऑफ फोर ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम। दो ग्रुप आपके हर एटम के साथ बॉन्डेड है यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आप गिन लीजिए, fixed in space and is responsible for space isomerism known as geometrical isomerism। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोजीशन का फिक्स होना एटम और ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। और ये ऐसा कब होता है, जब पाई बॉन्ड वहां पे डेवलप होता है, पाई बॉन्ड की वजह से कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ऐसे आइसोमेरिज्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, जो एक तरीके की एक स्पेशल आइसोमेरिज्म है, जहाँ पे जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो चलिए आगे चलते हैं। दो केस हैं जहां पे कि आप कह सकते हैं व्हेन टू एटम्स ग्रुप्स अटैच टू कार्बन, एटम्स आर सेम,
और जब ये दो ग्रुप आपके डिफरेंट है। समझिए कब यहाँ पे आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो पहले मैं वो केस बता रहा हूँ जहां आपको आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे बना लीजिए, और इधर दो वैलेंसी फ्री, चार वैलेंसी होती है कार्बन की। माना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये वैलेंसी 90 डिग्री पे नहीं होगी बल्कि 120 डिग्री पे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी समझने के लिए बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं एक ही एटम पे दोनों एटम या ग्रुप सेम, यहाँ पे बी ले लेते हैं, दोनों एटम और ग्रुप सेम। अब आप अगर इसकी रोटेशन, इसको स्टीरियो सेंटर बनाइए। स्टीरियो सेंटर का मतलब इसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन बदलोगे दोनों एटम्स की। तो बी यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, क्या फर्क पड़ा, कैसे पहचानूंगे सिस और ट्रांस है या नहीं? तो ध्यान रखना, एक कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट, सेम होने ही नहीं चाहिए। ऐसा आप यहाँ पे एक और तरीका समझ सकते हैं। दो कार्बन बनाइए, यहाँ पे दो दो वैलेंसीज फ्री करिए हर कार्बन पे। एक तरफ आपने ए कर दिया, एक तरफ ए कर दिया। चलिए दूसरे कार्बन एटम पे एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको स्टीरियो सेंटर बनाता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में एटम्स की पोजीशन चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे ए तो फिर भी एक तरफ ही आएगा। अगर इधर ले लेंगे तो भी आप सिस ट्रांस नहीं बता सकते। तो ये दो केस अगर है, इन दोनों केस में एक बात कॉमन क्या है, अगर एक ही कार्बन एटम पे दोनों एटम आपके सेम है, दोनों ग्रुप आपके सेम है, दोनों मिथाइल हो सकते हैं, दोनों आपके हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए किस केस में पॉसिबल है। तो ये आपका ये वाला केस हो सकता है, अगर दोनों कार्बन एटम पे आपके दो ग्रुप आपके डिफरेंट हैं। दूसरे कार्बन एटम पे भी दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट हैं, भले ही वो सेम ऊपर वाले ही कॉपी कर लीजिए तो भी चलेगा। और यहाँ पे अगर आप इसका अगर स्टीरियो रोटेशन करते हैं इफ कार्बोनेट, ऐसा नहीं है कि मैं नीचे वाला ही कार्बन ले रहा हूँ, आप ऊपर वाले के राउंड अबाउट भी कर सकते हैं। तो ऊपर की पोजीशन मैंने फिक्स मान ली, और यहाँ पे नीचे की पोजीशन जो है मैंने रिवर्ट कर दी, यहाँ पे मैं बी ले गया, यहाँ पे ए, तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और ये आइसोमर क्या कहलाएगा, सिस, जो भी नाम हो, और ये कहलाएगा ट्रांस। एक केस और पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन एटम बनाता हूँ और इसमें दोनों वैलेंसीज जो हैं ये आपकी, एक तरफ मैंने रखा ए और बी और दूसरी तरफ मैंने रखा ए और सी, तो कम से कम एक एटम कॉमन होना चाहिए दोनों कार्बन पे। अगर आप इसको रिवर्ट करते हैं, स्टीरियो सेंटर बनाते हैं, तो तब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के पहले कार्बन एटम पे आपका ए और बी जहां जुड़ा है वहीं पे है, इधर मैंने सी ले लिया, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि ये सिस है और ये ट्रांस। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप पहचान सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो पहली चीज जो हमने यहाँ सीखी वो था प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि उससे कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आया। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये आपको लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने कुछ केस डिस्कस किए हैं, अगर ये वाले केस हैं तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, और ये वाले केस हैं तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो आइसोमर यहाँ पे सिस और ट्रांस दो तरीके के अब आपको समझ में आ गए। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द आइसोमर विच हैव सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड सिस, और जहाँ पे ऑपोजिट साइड पे होते हैं डबल बॉन्ड के उसको कहते हैं ट्रांस। तो ये डेफिनेशन बन गई। आइसोमर्स विच पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये तो कंडीशन सब जगह रहेगी, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये वर्ड आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना उनको यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटम और ग्रुप ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि यही वजह है इसको एग्जिबिट करने की। कहाँ पे, डबल बॉन्ड। अब सवाल ये उठता है कि डबल बॉन्ड क्या कार्बन कार्बन वाला ये वाला ही चलेगा? नहीं, हम तीन केस पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन भी है, कार्बन नाइट्रोजन का भी एक केस पढ़ा जाएगा, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी। आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि वो कार्बन कार्बन के बीच में है। वो बात और है कि बोर्ड लेवल तक आपको कार्बन कार्बन के ही एग्जाम्पल्स आएंगे, बट कार्बन नाइट्रोजन का भी केस मैं पढ़ाऊंगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी केस यहाँ पे पढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ बना के देखते हैं। बनाइए साथ में, जिससे कि आप लोग भी
इसको अच्छे से समझ पाए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया और आपसे पूछा है कि बताइए इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपने देखा रूट वर्ड पढ़ी है पहले इथ और यहाँ पे इन, तो मैंने क्या किया, दो कार्बन एटम बना लिए। अब दो कार्बन एटम पे जो वैलेंसीज फ्री है उन्हीं पे ही कुछ जुड़ सकता है आके, तो इथीन है, दो कार्बन एटम भी होंगे, बट यहाँ पे डाइक्लोरो है पहले और दूसरे पे। चलिए फर्स्ट कार्बन एटम मैं ऊपर वाला मान रहा हूँ, नीचे वाला सेकेंड, मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, मैंने यहाँ पे Cl, बची हुई वैलेंसीज पे हाइड्रोजन। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन देख लेते हैं। डबल बॉन्ड है, हाँ है। क्या यहाँ पे हर कार्बन एटम पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल है। इंडिविजुअल का ये कार्बन पे क्या दोनों कार्बन एटम पे कम से कम एक ग्रुप सेम है? हाँ, कम से कम दो ग्रुप सेम। तो ये आपका सिस आइसोमर कहलाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अब नाम आगे यही लिख चलिएगा, यही लिख लीजिए 1,2 डाइक्लोरो इथीन, क्योंकि स्ट्रक्चर तो नहीं बदलने वाला ना। अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर भी बनाता हूँ तो आप देखो IUPAC नेम थोड़ी चेंज होगा। तो स्टीरियो सेंटर जो भी आप बना रहे हैं, जिसके राउंड अबाउट आप रोटेशन कर रहे हैं, उसको एस्ट्रिक से मार्क करिए। यहाँ पे लगाइए H, यहाँ पे लगाया आपने Cl, इधर आपने रोटेशन कर दिया तो Cl यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। IUPAC नेम तो अब भी सेम है, आप यहाँ पे ट्रांस लिखिए और IUPAC नेम जो है वो लिख लीजिए, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। अटैचमेंट जिस कार्बन पे है वहीं पे है, लेकिन ओरिएंटेशन बदल गई। क्लोरीन डबल बॉन्ड के एक इस तरफ आ गया, ऑपोजिट साइड पे आ गया, और पहले वो सिस में सेम साइड पे था। अब ब्यूटूइन को देखते हैं। तो ब्यूटूइन के अंदर हमें 4 कार्बन एटम चाहिए। तो पहले जहाँ पे सेकंड पोजीशन, सेकंड और थर्ड कार्बन एटम को बना लीजिए जहाँ पे डबल बॉन्ड है, और वैलेंसीज को फ्री कर दीजिए। अब इसको ब्यूट में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कम से कम आपको एक एक कार्बन एटम और जोड़ना है। तो दोनों वैलेंसीज पे एक CH3 और जोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटूइन। ठीक है, दिस इज ब्यूटूइन। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, सिस, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम है, दोनों यहाँ पे सेम है। फर्स्ट और सेकंड कार्बेटम पे दोनों ग्रुप एक तरफ लाई कर रहे हैं। कंडीशन वही है, 3 बातें पूछी है यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के कि यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। क्या हर कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल है। क्या दोनों कार्बन एटम में कम से एक ग्रुप सेम है, हाँ है, पॉसिबल। समझ गए? तो यहाँ पे अब इसका ट्रांस आइसोमर बना लीजिए। ट्रांस आइसोमर में कार्बन, स्टीरियो सेंटर आप जिस किसी को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ओरिएंटेशन जिस कार्बन एटम के राउंड अबाउट आप चेंज करते हैं उसको स्टीरियो सेंटर कहते हैं, और इसी वजह से नाम पड़ा स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ ये ऑपोजिट साइड पे चले गए मिथाइल, इसको बोल दिया आपने ट्रांस। IUPAC नेम सेम रहेगा, आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ये ब्यूटूइन आपका रहेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड। ये इस नाम से ज्यादा चलता है आपका, मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड के नाम से ये ज्यादा चलेगा, तो ये नाम को आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो इस नाम को आप अच्छे से याद रखिए। अब होता क्या है यहाँ पे समझते हैं। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, IUPAC नेम आप बनाइएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और दोनों तरफ वैलेंसीज फ्री। इधर भी एक और स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक सिस है एक ट्रांस है। अब सिस आइसोमर इसमें कौन सा है, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड होता क्या है, मैलिक एसिड में यहाँ पे आप COH ग्रुप लगाते हो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे COH। सो मैलिक एसिड का ये सिस, आप IUPAC नेम आप लिखिए, मैं नीचे इसका नाम लिख देता हूँ, दिस इज मैलिक। तो दोनों नाम आप सीख लीजिए, IUPAC भी और ये भी, दिस इज मैलिक एसिड। एक एक और नाम चलता है जो आप ऑप्टिकल में पढ़ेंगे, वो होता है मैलिक एसिड, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये मैलिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, मैलिक एसिड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, और ये आपका है, अगर आप पहले वाले की पोजीशन सेम रखते हैं H और COH की, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन एटम के राउंड अबाउट टर्न कर लीजिए, इसको स्टीरियो सेंटर एस्ट्रिक मार्क कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा HOOC। अब एक गड़बड़ क्या करते हैं सब कि यहाँ पे COH को जब इधर लिखना है तो COOH, C यहाँ लिख देंगे, H इधर नहीं। बॉन्ड तो कार्बन से ही बनेगा। ठीक है, बॉन्ड तो कार्बन से बनेगा, आप देख लीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो वैलेंसी तो यहीं फ्री है, कार्बन से ही जुड़ना है। तो आप
ऐसे उल्टा नहीं लिख सकते इसको, वो गलत मान लिया जाएगा, उसके नंबर भी कट सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टीरियो सेंटर है जिसके राउंड अबाउट आपने चेंज किया और इसको क्या बोल दिया, ट्रांस। तो ट्रांस वाला जो एसिड है ये कौन सा है, फ्यूमेरिक एसिड। ये स्ट्रक्चर्स बनाइए और चेक भी कर रही है। तो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड, आईयूपीएसी नेम बताइए क्या बनाया है इसका, आईयूपीएसी नेम में रूट वर्ड क्या है, ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे इन है, और इन को ड्रॉप करना है या नहीं, 1,4 डाइओइक एसिड। तो अगर इस नाम से आ गया तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एसिड की बात हो रही है। ब्रैकेट में डाल दीजिए ट्रांस या सिस बार लिख दीजिए। मैलिक और फ्यूमेरिक इस नाम से बहुत ज्यादा चलता है, इस नाम को ध्यान रखिएगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका शो करता है। व्हाट इज सिन्नामिक एसिड। अब सिन्नामिक एसिड की बात करते हैं। तो सिन्नामिक एसिड में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप खुद सोच के बताइएगा। यहाँ पे फिर से वही सेम क्वेश्चन, क्या डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, ये क्या दोनों कार्बन एटम पे अलग अलग एटम और ग्रुप है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे दूसरे कार्बन एटम पे कम से कम एक ग्रुप सिमिलर है, बिल्कुल है, दोनों ग्रुप सिमिलर है। अब सिन्नामिक एसिड, और मैं यहाँ पे एक और नाम बनाऊंगा जिसका नाम है क्रोटोनिक एसिड, उसको भी ध्यान से समझिएगा। शायद यहाँ लिखा है या नहीं मैं नहीं जानता, नेक्स्ट आगे पूछ सकता है, नहीं। तो सिन्नामिक एसिड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो वैलेंसीज फ्री करिए, और आप यहाँ पे इसका सिस और ट्रांस आप डिसाइड करना क्या है। तो C6H5, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे COH, ये होता है सिन्नामिक एसिड। अब क्या ये ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। दोनों कार्बन एटम पे अलग अलग ग्रुप है, एटम या ग्रुप, बिल्कुल है। क्या दोनों कार्बन एटम में कम से एक ग्रुप सिमिलर है, बिल्कुल है, तो ये शो करेगा। और इसको तो सिन्नामिक एसिड कहते हैं। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड में कुछ खास अंतर नहीं है। ये वाला जो आइसोमर है आपका कौन सा है, ट्रांस है। आईयूपीएसी नेम आप बताइए और बनाइए इसका क्या होता है, सिन्नामिक एसिड का, दिस इज सिन्नामिक एसिड। आईयूपीएसी नेम आप बनाइए और देखिए, सिन्नामिक एसिड है। और क्रोटोनिक एसिड के अंदर यहाँ पे से एक चेंज आपको करना है, और वो है यहाँ पे आप C6H5 की जगह CH3 लिखिए। यहाँ पे HOOC, और यहाँ पे, तो ये मैंने आपका सिस आइसोमर बना दिया है क्रोटोनिक एसिड का। दोनों के आईयूपीएसी नेम आप चेक कर सकते हैं, और आईयूपीएसी नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये स्ट्रक्चर में ये आईयूपीएसी नेम सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसे कितने भी एग्जांपल क्रिएट किए जा सकते हैं, पर अब कुछ एक्सेप्शंस पे चलते हैं कि कोई ऐसे कंपाउंड्स भी हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे, भले ही डबल बॉन्ड है, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा उनका स्ट्रक्चर बना के, और उसको यहाँ पे समझते हैं। तो सिन्नामिक एंड क्रोटोनिक एसिड, एंड इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब आप खुद यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि आखिर यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अपने आप से चेक करिए और खुद सेटिस्फाई हुई है कि आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रही है या नहीं, और नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसी सब स्ट्रक्चर बनाते जाइए। प्रोपीन का बनाना है तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे बनाने हैं आपको। अब दो वैलेंसीज फ्री करिए, यहाँ पे मैंने दो जगह H लगा दिए हैं, और यहाँ पे एक कार्बेटम बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे CH3 लिखना है और यहाँ पे H, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ऐसे ही ब्यूटुइन है तो ब्यूट वन इन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो वैलेंसीज फ्री करिए। स्ट्रक्चर जब भी बनाए सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हाईलाइट करिए और फिर चेक करिए। तो यहाँ पे चार कार्बेटम मेरे को करने हैं, तो यहाँ पे दो कार्बेटम मुझे बढ़ाने पड़ेंगे ऊपर और नीचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और इधर क्या आ जाएगा H। अब ये ब्यूट ये ब्यूट वन इन का स्ट्रक्चर बन गया है, ब्यूट टू इन का। इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे C2H5 कर देते हैं, और यहाँ से ये हटा दें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो पहले वाले पे H आ जाएगा, CH2 CH, और यहाँ पे C2H5।
अब इधर पॉसिबल नहीं है, लेकिन पीछे हमने ब्यूटवीन में बताया था। कंपैरिजन एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि ब्यूटवानीन के अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है बट ब्यूटवीन में है, तो आप जस्टिफाई कर दो, या एक कार्बेटम पे दोनों एटम सिमिलर है, तो ये नहीं देगा। और ब्यूटवानीन के ये ब्यूटवीन के अंदर आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ कंपैरिजन आपसे कराए जा सकते हैं। ऐसे 2 मिथाइल प्रोपवानीन, अब यहाँ पे प्रोपवानीन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर कार्बन, फर्स्ट कार्बन एटम पे अगर है तो CH2 तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे H और यहाँ पे H आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड कार्बेटम अगर यहाँ से गिनते हैं तो ये सेकंड हो गया, 2 पे मिथाइल है और प्रोपवानीन, तो ये CH3। तो 2 मिथाइल 1 2, 2 पे मिथाइल और प्रोप 1 इन, तो यहाँ पे ये CH3 होगा। तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों कार्बन एटम में सेम एटम आ गए। इसी का नाम कहाँ से दोगे, वही 1 2 3 ये ले लो, तो 2 मिथाइल प्रोटीन हो गया, नहीं हो गया प्रोपवानीन, तो यही निकल के आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ब्यूटवीन बनाना है, तो ब्यूटवीन के अंदर चलो अब मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं कि हम ऐसे नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ब्यूटवीन बनाना है, 4 कार्बेटम बनाइए, रूट वर्ड से चलिए। तो रूट वर्ड यहाँ पे ब्यूट है, सेकंड कार्बेटम पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके अंदर तो होना चाहिए था, पीछे तो पड़ा था, ब्यूटवीन में होता है। 2,3 पे डाईमिथाइल है, तो यहाँ पे आपने मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे ही आपने मिथाइल लगा दिया। देखा जाए तो अब बचा गया, इनकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी कंप्लीट है, यहाँ पे 3H आप लगा दो, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। भाई ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है, फर्स्ट और सेकंड, इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे दोनों एटम आपके ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप सेम है, तो इन सब के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल क्रिएट किए जा सकते हैं, ये तो कुछ लिए हैं इसे समझने के लिए, लेकिन ऐसे कितने भी एग्जाम्पल क्रिएट किए किए जा सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर बना के चेक क्या करना है, डबल बॉन्ड कार्बन है, 3 कंडीशंस बोलता हूँ। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करिए, ये प्रेजेंट है या नहीं। दूसरा ये चेक करिए क्या एक एटम पे सिमिलर ग्रुप है या नहीं, अगर है तो मना कर दीजिए, नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे, ये दोनों एटम पे कम से कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशंस जो बताई हैं उसको अप्लाई करना है, या सेकंड कंडीशन पे फेल हो गया सब कुछ, तो यहाँ पे इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तब थर्ड पे जाइए। अब आते हैं यहाँ पे कुछ समझते हैं एग्जाम्पल की, क्या कई यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में है, क्या तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि पाई बॉन्ड के डेवलपमेंट से यहाँ पे एक चीज हुई है जो आपने पहली स्लाइड में यहाँ पे पढ़ा, कि पाई बॉन्ड के आने से कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आया। अब ये डबल बॉन्ड चाहे दो कार्बन एटम के बीच में है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता। यहाँ पे सिंपल सी चीज, एक बात ध्यान रखिए, सिंगल बॉन्ड के राउंड अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म बनते हैं, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा ये रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जिस प्लेन में बनता है, पाई बॉन्ड उसके ऑपोजिट प्लेन में बनता है, यहाँ लेटरल ओवरलैपिंग से, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर ये आप कैसे घुमा सकते हो, घुमा ही नहीं, तोड़ ही नहीं सकते। मान लीजिए इसके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ बॉन्ड है और एक बॉन्ड ही है, आप कैसे इसे रोटेट करोगे, नहीं कर सकते। तो 3D में समझना है तो इस तरीके से समझिए कि कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मान लीजिए ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इनके बीच में पाई बॉन्ड आपका बन गया, तो ये रोटेट नहीं हो सकता, ये टूट ही नहीं सकता। यहाँ पे ये भी कनेक्टेड है आपस में, तो कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, भले ही ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है। तो दो एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन, इसके अंदर सबसे फेमस चलता है C डबल बॉन्ड NOH। नाउ व्हाट इज NOH, इट इज ऑक्साइन। ये एक फंक्शनल ग्रुप सीख लीजिए नया, अगर नहीं पता है नोट कर लीजिए, डबल बॉन्ड NOH को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। तो ये चीज अपने पास नोट कर लीजिए, डबल बॉन्ड NOH, ये जब भी पढ़ेंगे आप 12th में भी इस पर रिएक्शन आएंगे कुछ, ऑक्साइन ग्रुप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया कि बेंजेल्डो ऑक्साइन के अंदर क्या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, तो कुछ उससे कंपैरिजन लेते हैं। हम इसको सिस ट्रांस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के लिए वो चीज रिजर्व्ड है, लेकिन इसको सिन और एंटी आप बोल सकते हैं। तो सिंक्रोनाइज्ड और एंटी फॉर्म,
अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है देखिए, अब इस कंपाउंड में अगर मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखूं तो डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, वो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इस कार्बन एटम पे दो चीजें प्रेजेंट है, फिनाइल है और एच है, तो मैंने वो लगा दिया। और इस नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, OH। अब अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्या डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन तो नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है। क्या दोनों कार्बन एटम पे सेम ग्रुप है, नहीं है, चलो वो भी ये कंडीशन पास हो गई। बट यहाँ पे क्या दोनों कार्बन एटम पे या दोनों एटम से कम से एक ग्रुप कॉमन है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए इसको सिस ट्रांस का कह के ये बनाया गया सिन और एंटी। अब सिन और एंटी हम किसके बेसिस पे बोले, तो H और OH के बेसिस पे। अगर H और OH कार्बन नाइट्रोजन के एक तरफ लाई कर रहे हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज फॉर्म। मैं कहता हूँ इसको A और B भी आप मान सकते हो, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, ठीक है, कल को Cl भी हो सकता है। तो ए और बी मान लीजिए, अगर दिए ए और बी एटम्स अगर एक तरफ हैं, जनरली ये इसको लेके ही पूछा जाता है, तो एच और ओ एच को ही आपको देखना है। और अगर एच ओ और ओ एच ऑपोजिट साइड पे है तो आप इसको क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म। ये जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, NOH, हाइड्राजीन होते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन, ये 12th में आपके बहुत आएंगे। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी बेसिक्स पे फॉलो करना है। ऐसे ही दूसरा अगर आप यहाँ पे देखो कंपाउंड, ये एजोबेंजीन है। नाउ व्हाट डू मीन बाय एजो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। हालांकि ये इस तरीके से होता नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके बीच में, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड है, या बहुत सेफर साइड पे आप इसे N2 लिख सकते हो। तो ये नाइट्रोजन नहीं है, अगर ये बीच में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, एजो। इसको करेक्टली डाई एजो, डाई एजोनियम। तो डाई एजो ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट है जहाँ पे दो फिनाइल हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये बेंजीन तो है, डाई फिनाइल एजोबेंजीन इसको कहा जाता है। तो इसको कैसे बनाना है, N और N के बीच में डबल बॉन्ड है, हाईलाइट कर दीजिए, और यहाँ पे दोनों फिनाइल ग्रुप आपने यहाँ लगा दिए। अब यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अब ये ऐसा टेढ़ा क्यों बनाया है, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए क्या आ रही है, उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल्स आपके 90 डिग्री तो रहेंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि दोनों फिनाइल ग्रुप जब डबल बॉन्ड के एक तरफ लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, सिन, और ऑपोजिट साइड पे क्या है, एंड। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो बेंजल्डोऑक्साइन और एजोबेंजीन के हैं, जहाँ पे फिनाइल की जगह एल्काइल भी हो सकता है, एक फिनाइल एक मिथाइल भी हो सकता है। पर उसको ओरिएंटेशंस को देखना है कि डबल बॉन्ड के एक तरफ है या ऑपोजिट साइड पे है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे सिन और एंटी डिसाइड कर सकते हैं। सिस और ट्रांस से थोड़े से ये अलग होते हैं। अब इनकी वजह से प्रॉपर्टीज पे क्या असर आता है ये यहाँ पे देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन सिस आइसोमर। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आपसे आ गया ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया, गिव रीजन या एक्सप्लेन व्हाई, समझिए। देखिए मेल्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट की सोच बिल्कुल अलग होती है। तो पहले मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ। मेल्टिंग कब करते हैं, मेल्टिंग तब करते हैं जब हम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जाते हैं, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग जब करेंगे तो सॉलिड के अंदर एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंड हो रहा है, इस बात पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंडेंट होगा। और इसको हम सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ते हैं या सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल सराउंड करते हैं। जैसा आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा कि एक सोडियम अगर यहाँ पे सेंटर में आपने बनाया है, तो एक सोडियम उसके ऊपर भी है, एक इधर भी है, एक नीचे भी है, आगे भी है, मतलब चारों डायरेक्शन में, और एक यहाँ से स्क्रीन से आगे भी आ रहा है, एक पीछे भी आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ऐसे ही यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंडेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो इनके बीच में कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये मॉलिक्यूल्स ही हैं तो दो फोर्सेस बन सकती हैं, या तो वेंडरवॉल जो यूनिवर्सल है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर कोई और फोर्स, इवन मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो तीन तरह की फिजिकल फोर्सेस आपने पढ़ी हैं। जो फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से पढ़े हैं, वेंडरवॉल्स बॉन्ड आपने पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई मतलब नहीं है, और फिजिकल बॉन्ड्स हैं तो किस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्सेस, यहाँ पे इसके चारों तरफ जितने पार्टिकल्स, उतनी फोर्सेस को काटना पड़ेगा, तब ये पार्टिकल फ्री होकर सॉलिड से लिक्विड में फ्लो कर पाए। तो क्या ये बात समझ में आ रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे किस बात पे डिपेंडेंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, IMF, इंटर पार्टिकल फोर्स कह लीजिए,
या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह लीजिए। तो ये चीज हर जगह आपको अप्लाई करनी है। जब भी दो सॉलिड्स को आपको कंपेयर करना है तो आपको ये देखना है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर से आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और सिस आइसोमर से। अब सवाल ये उठता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे पहचाने किसका ज्यादा है, या तो हर सॉलिड को स्टडी किया जाए। ये बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हायर होता है जो सिमेट्रिकल है। अब आप सिस और ट्रांस आपने पीछे बनाए, सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है ये आपको चेक कर लो। किसको आप अच्छे से पैक कर पाओगे वो आप अच्छे से देख लो। तो ये कहते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से कि यहाँ पे जो ट्रांस आइसोमर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन सिस। इसका मतलब ट्रांस आइसोमर ज्यादा अच्छे से पैक हो रहा है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये कोई पन्ने पे नहीं निकाली गई है, बट ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल है इन कंपेरिजन टू दिस। अब वो पैकिंग के समय डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ज्यादा है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। दैट मींस ट्रांस आइसोमर सिमेट्रिकल होगा किससे? सिस आइसोमर से। इसके बाद आती है बात बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईएमएफ के है, बट यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर से लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप लिक्विड टू गैस जा रहे हैं। भाई यहाँ स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप लिक्विड का क्या स्ट्रक्चर मानोगे? कुछ भी नहीं, मॉलिक्यूल तो भाग सकते हैं यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पे लिक्विड टू गैस में जब जा रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात ही नहीं कर सकते। हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे कितने पार्टिकल्स अराउंड कर रहे हैं? रफ आइडिया दे सकते हैं बट एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ तो पोजीशन फिक्स थी सॉलिड स्टेट में, बट यहाँ पोजीशन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की एज सच बात नहीं करते, कुछ केसेस में बस कह सकते हो, हर जगह आप बात नहीं कर सकते। तो एक जनरल बात यहाँ पे की जाए दो आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये बात ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? आईएमएफ के। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके की होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है, एक होती है वैन वाल फोर्स और दूसरी होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। दो ही तरह की मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आईएमएफ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वेंडर वॉल फोर्स जो होती हैं वो कैसे काम कर रही हैं? अब आप सिस और ट्रांस को यहाँ पे देखते हैं, अब इनके डायपोल्स निकालते हैं। चलिए सबसे सिंपल वाला ये स्ट्रक्चर पकड़ लो। अगर इसका डायपोल निकालें तो किस तरफ चल रहा है? क्लोरीन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा डायपोल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो डायपोल किसका ज्यादा निकल के आना है? सिस आइसोमर का। जब सिस आइसोमर का डायपोल ज्यादा निकल के आएगा तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलैरिटी ज्यादा होगी। जब पोलैरिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? आईएमएफ। वेंडरवाल फोर्स ही तो है ये भी। आपको पता है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट एंड्स के बीच में जो वेंडरवाल फोर्स होती है, इसका नाम होता है कीजोन फोर्स। इसका नाम होता है कीजोन फोर्स। ये टाइप है किसकी? वेंडरवाल फोर्स की। तीन चार हैं, वो आपको सब पढ़ा दी जाएंगी यहाँ पे अभी। तो कीजोन फोर्स यहाँ पे होती है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और अगर मैं ट्रांस आइसोमर की बात करूं तो डायपोल क्या हो जाएगा? कमजोर। मॉलिक्यूल तो पोलर हो सकता है, यहाँ इस केस में तो मान लो क्लोरीन है तो कैंसिल हो गया। मान लो एक क्लोरीन होता है एक ब्रोमीन होता है, तो क्या होता? दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन एक तरफ है और यहाँ ऑपोजिट है, तो डायपोल तो आता, बट काफी वीक आता। मैं हमेशा केस में नहीं कहूंगा जीरो है, बट अगर कुछ भी है तो इससे तो कम ही होगा। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आपका सिस आइसोमर का। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ज्यादा है, बल्कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों? आप दोनों बातें जस्टिफाई करो, एक कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो पोलैरिटी के बेसिस पे बताना है। नाउ सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीन बातें यहाँ पे चेक करिएगा। ये तीनों चीजों पे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस आइसोमर। मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंडेंट है? सॉल्वेंट हम यूनिवर्सल क्या मानते हैं? पानी। तो पानी के अंदर बात करते हैं जब तक कि कुछ वहां पे गिवन ना हो। तो अब सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंडेंट है? आपको एक सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल मैंने बताया था, वो था लाइट डिसॉल्व्स लाइट। इसका मतलब पोलर कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। चलिए पानी में अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा तो कौन सा ज्यादा होगा? सिस होगा ना, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है। डायपोल एक तरफ है तो एक तरफ डायपोल रहेगा तो पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। अभी पीछे आपने ये वाले केस में जो पढ़ा उसी को लगा लीजिए कि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो ये पोलर ज्यादा है, इसीलिए पोलर ज्यादा डिसॉल्व होगा।
जब सॉल्युबिलिटी आपको पता चल गई सिस आइसोमर की ज्यादा है, जो चीज ज्यादा डिसॉल्व करेगी वो ज्यादा विस्कोसिटी प्रोड्यूस करेगी नहीं करेगी। पानी के अंदर अगर आप चीनी को डिसॉल्व कर रहे हैं तो चाशनी बनती है या नहीं बनती है, तो विस्कोसिटी थिकनेस बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ठीक है, गाढ़ापन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो विस्कोसिटी मींस थिकनेस, जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी होगी तभी विस्कोसिटी इंटरलिंक्ड है। और अगर विस्कोसिटी आपने बढ़ा दी तो उसमें से लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया नहीं बढ़ गया, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, आपने पढ़ा होगा ये। तो डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्युबिलिटी पे सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है। और सिस आइसोमर यहाँ पे ज्यादा है मोर देन इन, ये सारी चीजें सिस आइसोमर की ज्यादा होंगी ट्रांस आइसोमर से। तो ये चीज समझ में आ गई। तो तीन फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डाइपोल के बारे में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि सिस आइसोमर का हायर डाइपोल मोमेंट है देन ट्रांस आइसोमर, as cis isomer of alkene is found to be more polar than trans isomer। तो वो आपको समझ में आ गया क्योंकि सेम साइड में डाइपोल चल पाए। और लास्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी को लेके। तो स्टेबिलिटी को लेके जो पॉइंट है वो ये समझिए, ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल है देन सिस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर के दो ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, पहला क्या, मेल्टिंग वाला, मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा है, और दूसरा स्टेबिलिटी। समझिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि दो ग्रुप जब पास पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, दूर दूर होंगे तो कम होगा, इसे कहते हैं स्टीयरिक रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी ट्रांस आइसोमर की ज्यादा है। आप इस केस में देख लीजिए ये ज्यादा स्टेबल है, आप इस केस में देख लीजिए बल्कि ग्रुप जितने पास पास होंगे स्टीयरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आपका इसी बात को बता रहा है। इन जनरल ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन लेस रिएक्टिव देन cis isomer। The steric repulsion of group makes the cis isomer less stable and more reactive than trans isomer। दूसरी नोट जो ये पढ़ लीजिए, इस पे क्वेश्चन आए हैं। cis trans isomer are configuration isomer and are called diastereomers। देखिए कॉन्फ़िगरेशंस किसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब भी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे जो आइसोमर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आप पढ़ रहे हो। ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आप पढ़ रहे हो, सिस ट्रांस, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कि इनकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, कुछ भी उस तरीके से डिफाइन ये किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन को, कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होनी चाहिए हर एटम के राउंड अबाउट, जो भी एटम्स उससे अटैच्ड हैं, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, जो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उनको हम बोलते हैं क्या, डायस्टीरियोमर्स, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और सिस और ट्रांस आइसोमर की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, आइडेंटिकल नहीं है। इवन फंक्शनल ग्रुप सेम है। आप ये देख लो, यहाँ रिएक्टिविटी का ही अंतर आपको समझा दिया था कि यहाँ पे जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी का ही अंतर आ रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के